अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने जॉर्ज पील को डिस्कस करना है, वन ऑफ द यूनिवर्सिटी वेट्स। जॉर्ज पील वाज बोर्न एट क्राइस्ट हॉस्पिटल। क्राइस्ट हॉस्पिटल में पैदा हुआ था। क्राइस्ट हॉस्पिटल, ही वाज बोर्न देयर इन द क्राइस्ट हॉस्पिटल एंड एट ऑक्सफोर्ड। और उसके बाद फिर वो मतलब उसने अपनी जो एजुकेशन थी वो ऑक्सफोर्ड से हासिल की थी। ऑक्सफोर्ड से उसने अपनी एजुकेशन हासिल की थी एंड उसकी जो मोस्ट फेमस जो वर्क है जॉर्ज पील का, उसमें एक में हमारे पास है द अरेंजमेंट, जॉर्ज पील का द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस, दी अरेंजमेंट, इसकी स्पेलिंग भी इस तरह से है, अरेंजमेंट, द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस, ये उसका वर्क था और इट इज़ अ क्लासिकल वर्क। ये एक क्लासिकल वर्क था जॉर्ज पील का। इसके अलावा उसने मॉस्क लिखे थे, डिफरेंट टाइप ऑफ मॉस्क भी उसने लिखे थे। और एक और भी था, उसने एक वर्क लिखा था सेकंड नंबर पर, डेविड एंड Bathsheba. Bathsheba is the character of Thomas Hardy in one of his character from Mandlingham. उसका एक नावल है, उसमें भी इस करेक्टर का जिक्र हुआ है, Bathsheba। एंड इसके अलावा उसने एडवर्ड द फर्स्ट, उस पर भी एक वर्क लिखा था, एडवर्ड द फर्स्ट। ये वर्क जो थे, और एक रोमांटिक टेल भी जॉर्ज पील ने लिखी थी जिसको हम द ओल्ड वाइव्स टेल्स भी कहते हैं, जो एक रोमांटिक इन नेचर रोमांटिक टेल था जॉर्ज पील का। तो ही वॉज नो मोर ट्रॉमेटिक, इतना ज़्यादा ख़ास ट्रॉमेटिक तो नहीं था, और ना ही उसने ऐसे कुछ कंसीट इस्तेमाल किए थे जिससे जॉन लीली ने इस्तेमाल किया हो। बट फिर भी वो जो था वो यूनिवर्सिटी वीट्स में आता था और वो एक चार्मिंग था। उसकी जो वर्सेस थी, उसने जो काम किया था वो बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग थे। और इसके अलावा वो जिस तरह से हम अगर जॉन लीली को अब हम डिस्कस करेंगे, जॉन लीली जो था वो प्रोज वर्क में वो बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग था। इस तरह से वर्स फॉर्म में जॉर्ज पील बहुत ज़्यादा चार्मिंग था। और उसने जो ब्लैंक वर्ड्स इस्तेमाल किए थे, उसकी जो स्वीटनेस थी, उसकी जो सिंप्लिसिटी थी, वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंट एडवांस में थी। जिस तरह से गुरबडुक में इस्तेमाल हुआ था ब्लैंक वर्ड्स, इससे कई ज़्यादा बेहतर फॉर्म में जॉर्ज पीली ने अपने इस वर्क को डिस्कस किया था। ब्लैंक वर्ड्स में उसमें स्वीटनेस थी। तो ये जो चीज़ थी, ये हमारे पास थॉमस जॉर्ज पीले के हवाले से थी और उसको हमने अभी डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस थॉमस लॉज भी हमारे पास एक बेहतरीन राइटर था, यूनिवर्सिटी वीट्स में से था थॉमस लॉज। अब थॉमस लॉज कब पैदा हुआ था, उसकी जो ईयर ऑफ बर्थ थी तकरीबन 1558 एंड ईयर ऑफ डेथ जो थी 1625। तो ये थी उसकी, और वो भी लंदन में पैदा हुआ था, सन ऑफ अ मेयर। और उसने अपनी एजुकेशन लंदन में एंड देन फिर ऑक्सफोर्ड में उसने हासिल की थी। उसने वो लंदन में पैदा हुआ, उसने ऑक्सफोर्ड में एजुकेशन हासिल की और उसने स्टडीड लॉ, उसने लॉ को पढ़ा था, उसने लॉ को पढ़ा था। लेकिन फिर भी वो उसकी तरफ आया, लिटरेचर की तरफ आया, क्योंकि और उसने अपनी लीगल स्टडीज़ छोड़ दी और अपने एज ए लिटरेरी करियर को उसने अपनाया था। और उसके बारे में कहा जाता था कि वो अपने दौर का एक बेहतरीन एक्टर भी साबित हुआ था, अपने दौर का एक बेहतरीन एक्टर भी था।
तो उसने थॉमस लॉज ने जो अपने अब जो वर्क लिखा था, मतलब उसके जो ड्रामेटिक वर्क है वो तो नंबर में बहुत ज़्यादा कम है। और क्योंकि उसने तकरीबन शेक्सपियर के साथ कोलैबोरेट किया था। हेनरी द फोर्थ में शेक्सपियर का जो ड्रामा है हेनरी द फोर्थ, उसमें शेक्सपियर के साथ उसने कोलैबोरेट किया था। और सिर्फ शेक्सपियर के साथ नहीं, बाकी भी जितने ड्रामेटिस्ट थे, जिसमें से ग्रीन भी आ रहा था, तो उसके साथ भी वो कोलैबोरेट करता था और उसके साथ भी उनकी वर्क पर उनके साथ काम करता था। तो उसकी जो हमारे पास जो सर्वाइविंग जो ड्रामास हैं थॉमस लॉज के, तो लॉज की जितनी भी हमारे पास सर्वाइविंग ड्रामास हैं वो है हमारे पास। यहाँ पर हम लिख लेते हैं द वुंड्स ऑफ। ये जो स्पेलिंग यहाँ पर हम इस तरह से लिख रहे हैं क्योंकि वी आर स्टडिंग 16th सेंचुरी, तो ऑब्वियसली देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज यूज्ड एट दैट टाइम एंड लैंग्वेज यूज्ड नाउ। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है, तो इस वजह से ये जो स्पेलिंग है ये बिल्कुल हम उसी दौर के स्पेलिंग लिख रहे हैं, सिविल वॉर। और यहाँ पर ये इट्स अ काइंड ऑफ अ क्रॉनिकल प्ले। और उसके अलावा उसने पम्फलेट लिखे थे। पम्फलेट में वो बहुत ही ज़्यादा मशहूर था, उसके बहुत ज़्यादा पम्फलेट थे और उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी भी थी। तो हिज प्रोज रोमांस जो था उसमें उसने अपना जो उसका जो फेम था उसने कमाया था। एक तो वो एज ए एक्टर काम करता था, दूसरा वो एज ए प्रोज राइटर जो था वो भी काम करता था। एज ए प्रोज राइटर उसने बहुत सारे प्रोज वर्क लिखे थे, जिसमें से उसका जो फेमस रोमांस है रोज़ालिंड, जिसको अगर हम उसके फेमस रोमांस को देखते हैं रोज़ालिंड, तो ये उसका एक प्रोज वर्क था। और उसके अलावा उसने यूफियस रोज़ालिंड गोल्डन लेगसीज, तो उसने ये काम लिखा था लेगसीज, और ये काम उसने तकरीबन 1590 में लिखा था। तो इस तरह से इस काम को शेक्सपियर ने फॉलो किया था वेरी क्लोजली एज़ यू लाइक। मतलब इसका जो प्लॉट था, इसका प्लॉट शेक्सपियर ने अपना जो एक वर्क था शेक्सपियर का एज़ यू लाइक इट। तो ये क्वेश्चन में भी आ सकता है कि एज़ यू लाइक का जो प्लॉट है वो कहाँ से लिया गया था, कौन सी यूनिवर्सिटी वीट से लिया गया था। तो वो थॉमस लॉज के वर्क जो था रोज़ालिंड, उससे लिया गया था एज़ यू लाइक इट, इसका जो ड्रामा था शेक्सपियर का। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है थॉमस कीड जो 1558 में वो भी पैदा हुआ था। 94 में उसकी ईयर ऑफ ही डाइड इन द ईयर ऑफ 1594। वो भी वन ऑफ द ग्रेट यूनिवर्सिटी वीट्स था। बट उसकी ज़िंदगी के बारे में, पर्सनल लाइफ के बारे में हम बहुत कम जानते हैं। इतना जानते हैं उसके पर्सनल लाइफ में कि वो लंदन में पैदा हुआ था। ही वॉज बॉर्न इन लंदन, और उसने प्रॉबली एजुकेशन जो थी वो एक मर्चेंट टायलर स्कूल से हासिल की थी। वो कोई यूनिवर्सिटी उसमें नहीं गया था, कोई ऑक्सफोर्ड नहीं गया था, कोई कैम्ब्रिज नहीं गया था, लेकिन फिर भी इनका शुमार इनके साथ उसके, क्योंकि इसके जो फीचर्स थे इसके वर्क के जो फीचर थे वो इन लोगों के साथ मिलते थे, तो इसकी वजह से इनका जो हम शुमार करते हैं तो यूनिवर्सिटी वीट्स में ही करते हैं। तो उसके बाद फिर उसने लिटरेरी करियर अपनाया और एक सेक्रेटरी बन गया टू अ नोबल मैन। और उसके बाद फिर वो ही बिकम एक्वेंटेड विद द मार्लो के साथ उसकी जान पहचान हुई, और एक बहुत बड़ा ब्रिलियंट किस्म का उसमें एक पर्सन था, एक एज ए राइटर वो जो था वो पैदा हुआ था। लेकिन वो उसके भी जिस तरह से क्रिस्टोफर मार्लो के कुछ अपने पर्सनल लाइफ के फ्लॉज थे, इस तरह से थॉमस कीट के भी पर्सनल फ्लॉज थे। और उसने कुछ ऐसा कंपोज किया था जिसको हम ब्लेस्फेमी में हम शुमार उन दिनों उसको ब्लेस्फेमी में शुमार किया जाता था कि दिस वर्क इज़ बेस्ड ऑन द प्रोफैनिटी। और इसकी वजह से थॉमस कीट को उसको जेल में डाल दिया गया था और उसको बहुत काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर भी किया गया था। तो लेकिन फिर भी उसका जो पैशन था वो एज ए ड्रामेटिस्ट वो ख़त्म नहीं हुआ था। और उसके जो सर्वाइविंग हमारे पास जो प्लेस थे उसमें हमारा एक था द स्पेनिश
the Spanish the Spanish tragedy, हमारे पास ये था तकरीबन अबाउट 1585 में, जो अभी तक शेक्सपियर के प्ले नहीं आए थे, इस वक्त लिखा हुआ था। इसका जो प्लॉट था, ये प्लॉट इसका बहुत ही ज़्यादा हॉरिफिक प्लॉट था। इसका प्लॉट बहुत ही ज़्यादा हॉरिफिक था और इसमें उसने जो मींस इसमें बहुत ज़्यादा उसके इन्वॉल्विंग ऑफ मर्डर था, ट्रेजिकल कंसेप्शन जो था उसका, वो बहुत ही ज़्यादा हॉरिफिक एंड डरावना किस्म का था। यहाँ पर अगर हम अगर बात करते हैं कि दीज आर द टचेस ऑफ द स्टाइल दैट डीमी फॉरशैडो द ग्रेट ट्रेजिकल लाइन ऑफ शेक्सपियर। और थॉमस कीट के अलावा थॉमस कीट का जो एक और वर्क था उसको हम कहते हैं कॉर्नेलिया। ये भी उसका एक ट्रेजेडी था जो तकरीबन 1593 में उसने पब्लिश किया था। पब्लिश नहीं किया था एक्चुअली, इट इज़ अ ट्रांसलेशन। ये एक ट्रांसलेशन था फ्राम ट्रांसलेशन था फ्राम द फ्रेंच सैनिका, और इस तरह से वो उसने कुछ ट्रांसलेशन वगैरह भी किए थे। तो ये जो काम था ये उसका था, थॉमस कीट का था। थॉमस कीट भी हमारे पास एक बेहतरीन है। अब लास्ट वन अगर हम देखते हैं लिली कौन सा था, जॉन लिली। इसके बारे में हम बात कर लेते हैं जॉन लिली के बारे में, कि जॉन लिली जो था वो भी यूनिवर्सिटी वीट्स में था। और जॉन लिली बेहतरीन किस्म का एक एक प्रोज राइटर भी हम उसको कह सकते हैं कि वो एक प्रोज राइटर था। यहाँ पर हम उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जॉन लिली वो यहाँ पर मैं फ़िलहाल उसका नाम लिख लेता हूँ, जॉन लिली, जो हमारे पास वो अपेयर हुआ था। वो उस जॉन लिली मशहूर था किसकी वजह से? अपनी यूफीस की वजह से। वो उसने क्या लिखा था? अपने यूफीस वो लिखे थे, और इसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा उसने फेम हासिल किए थे। और यूँ कहा जाता है कि लिली ने जो यूफीस लिखे थे उसको जो नोबल लेडी थे वो रोज़ाना पढ़ते थे, उनको अपने साथ कैरी करते थे, और उनको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी जाती, उसको बहुत ज़्यादा इस्टीम रेफरेंस दिया जाता। तो ये यूफीस जो है ये एक्चुअली ये हिस्ट्री ऑफ द प्रोज है देन दैट ऑफ द ड्रामा। ये यूफीस जो है हम यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि ये क्या है, एक प्रोज वर्क है देन द ड्रामा। और उसके जो हिज प्लेज इन यूफिस्टिक प्रोज रिटन फॉर द इंटरटेनमेंट ऑफ द कोर्ट आर मास्क लाइक कॉमेडीज ऑन द क्लासिकल सब्जेक्ट। क्लासिकल सब्जेक्ट के बारे में होता था। सो द ड्रामेटिक एलिमेंट इन देम इज स्लाइट but they are highly artistic with the charm of fancy and satire for romance, satire far removed from the crudelities of the early comedies। लेकिन लिली का जो था यहाँ पर कि उसने बहुत खूबसूरत तरीके से कुछ वर्क लिखे थे। मैं यहाँ पर फ़िलहाल उसका वर्क लिख लेता हूँ। उसके बाद ये जो बुक्स थे उसने 2 लिखे थे। एक को हम कहते हैं यूफियस दी एनाटॉमी, यूफियस द एनाटॉमी ऑफ वीट, एक तो उसका ये वर्क था। दूसरा उसका जो वर्क था वो हमारे पास है जो ये वर्क तकरीबन 1579 में अपेयर हुआ था। और उसके बाद फिर उसका दूसरा जो वर्क था यूफियस and his England, यूफिस एंड हिज इंग्लैंड, और ये वर्क 1580 में अपेयर हुआ था। और एक्चुअली इट इज़ अ रोमांस, और हम इसको रोमांटिक नावल भी हम कह सकते हैं, बिकॉज इफ़ वी आर टू स्ट्रिक्ट इन यूजिंग द टर्म फॉर द नावल, प्रॉपर वाज टू कम मच लेटर, क्योंकि नावल तो बहुत बाद में आता है। लेकिन इससे जो एक प्रीकर्सर था या जो एक ग्राउंड बन रही थी नावल के लिए, तो उसमें हम इसको ले सकते हैं।
अब यूफियस कौन था? एक रिच हैंडसम एथियन नौजवान था, एथियन से बिलोंग करता था। वो क्या था कि वो नेपाल विज़िट करता है और वहाँ पर देयर ही फॉल्स इन लव विथ लुसीलिया द स्वीट हार्ट ऑफ हिज फ्रेंड फिलेस्टस। सो उसके उन दोनों फ्रेंड्स के दरमियान दे स्टार्ट फाइटिंग फॉर लुसीलिया। और लुसीलिया क्या करता है कि वो यूफियस को, जो एक एथियंस नौजवान था खूबसूरत का, उसको टुकरा कर किसी थर्ड पर्सन के पास, जो वेरी इन्फीरियर सूट, जो बहुत ही गरीब किस्म का इंसान होता है, उसके पास चली जाती है। So actually it is a satire on women is obvious, and for the rest of the book is dedicated containing acrostic reflection on education and moral. जो second part है इसका वो dedicated to the ladies and the gentlewomen of England who are highly praised for their beauty and virtue by the way of making amends for the attack on them in the first. So Euphues जो था now transported to England lavish high praise on the country, her people, queen, specifically her university. वो क्या करता था कि अपने लेडीज़ को, अपनी यूनिवर्सिटीज़ को, अपनी जो मॉरल जो इंस्टीट्यूशंस थे उन सबको बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता था। जो अहम चीज़ है जॉन लिली के वर्क में, उसको हम कह सकते हैं कि उसने जो कंसीट इस्तेमाल किया था, कंसीट वो बहुत ही कंसीट, रोमांटिक कंसीट हम इसको कहेंगे। अब रोमांटिक कंसीट क्या है? ये जो फार फेच्ड, पर मैं लिख लेता हूँ फार फेच कंपैरिजन। जब हम करते हैं किसी चीज़ के साथ कंपैरिजन, फार फेच्ड कंपैरिजन, जब हम बिटवीन द टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स हम जब लेकर आते हैं तो उसको हम और वो रोमांटिक तरीके से अगर उसको एक्सप्लेन किया गया हो तो उसको हम रोमांटिक कंसीट कहते हैं। इट इज़ जस्ट लाइक अ मेटाफर, लेकिन मेटाफर में हम टू अनरिलेटेड थिंग्स की कंपैरिजन करते हैं, बट यहाँ पर कंसीट हम कहते हैं सरपासिंग कंपैरिजन को, जो इंसान की अक्ल कभी मान ही नहीं सकती। इस तरह से कंसीट को हम कहते हैं जो कंपैरिजन जो फैंसीफुल और ऐसा कंपैरिजन जिनके दरमियान ये डिसिमिलर ऑब्जेक्ट तो होंगे लेकिन फिर भी कोई लॉजिकल कनेक्शन नहीं होंगी, इसको हम फार फेच कहते हैं। और इसके अलावा जो एक तो उसने फार फेच कंपैरिजन इस्तेमाल किया था और दूसरा उसने जो फैंसीफुल इमेजेस अपने वर्क में इस्तेमाल किए थे। तो इन दोनों की वजह से यूफियस जो था वो बहुत ही ज़्यादा मशहूर हुआ था। इसको हम कंसीट कहते हैं। यह रोमांटिक कंसीट में हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो फार फेच कंपैरिजन और दूसरा है हमारे पास फैंसीफुल इमेजेस जो अपील करते हैं द टेस्ट ऑफ द टाइम को। एंड सम ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स, जिसमें हमारे पास सिडनी भी है और जिसमें हमारे पास शेक्सपियर भी हैं, उन्होंने भी इस रोमांटिक कंसीट को इन हिज अर्ली वर्क्स उसने इस्तेमाल किया था। शेक्सपियर के हमारे जो इब्तिदा के जो कॉमेडीज़ है उसमें बहुत ज़्यादा इस तरह से जो रोमांटिक कंसीट है वो हमें देखने को मिलते हैं, और ये एक्चुअली इट इज़ अ काइंड ऑफ अ वर्ड प्ले। ये रोमांटिक कंसीट जो है हम इसको वर्ड प्ले भी कह सकते हैं, और यही चीज़ हमें शेक्सपियर के वर्क में भी मिलती है कि उसने भी वर्ड प्ले का इस्तेमाल किया हुआ था यहाँ पर। लेकिन फिर उसने बाद में जो उसने जो लेटर प्लेस लिखे थे फिर इसी का इसकी पैरोडी बनाई थी इसी कंसीट की और नहीं इस्तेमाल किया था। तो फिर बाद में हमारे पास जो ड्रामेटिस्ट आते हैं जैसे कि ड्राइटन है, वो यूफिज़म को कंडेम करते हैं और अपने सख्त अल्फाज में ड्राइटन इसको सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत करता है। और और वो ये जो यूफिज़म है जो किसी टाइम अपने ज़माने का ये क्रेज़ हुआ करता था, ड्राइडन के क्रिटिसिज्म के बाद फिर ये जो है स्लोली वो ग्रेस से नीचे उतरना शुरू हुआ। तो कंसीट जो है ये एक्चुअली इट इज़ अ स्लाइटली चेंज मीनिंग ऑफ अ हाईली रिफाइंड एंड इंट्रिकेट थॉट, और continue to color the literature of the post-Elizabethan period down to the Restoration and appear in a more fantastic form in its poetry of metaphysical schools। ये फिर बाद में मेटाफिज़िकल स्कूल ने भी इन कंसीट को इस्तेमाल किया था, लेकिन वो हम फिर रिलीजियस कंसीट को इसको कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लिली ने जो
इस्तेमाल किया था उसको हम रोमांटिक कंसीट कह सकते हैं। अब यूफिज़म के जो पॉइंट्स है वो क्या है, यहाँ पर हम यूफिज़म लिख लेते हैं, दोबारा से उसके पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। यूफिज़म, यूफिज़म और यूफिज़म के कौन कौन से पॉइंट्स हैं। यूफिज़म में हमें वीट भी देखने को मिलता है, वीट, इसके अलावा स्पार्कल, नोवेलिटी और इसके अलावा इसमें कोई इट इज़ नो वंडर इट्स अपील वाज सो वाइड स्प्रेड एट हिज टाइम। और अगर हम इसको बट टू द मोर रिफाइंड मॉडर्न टेस्ट इट इज़ इट्स ये जो उसका मोनोटोनस एंथेसिस थे, ये फिर मॉडर्न रीडर इसको पसंद नहीं करते और क्योंकि उन्हें ये टीडियस लगता है, ये काम उनको बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है। तो ये यूफिज़म जो था जॉन लिली का था और जॉन लिली इसी वजह से यूनिवर्सिटी वीट्स में इसने काफ़ी खास बहुत ज़्यादा नाम कमाया था एंड ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट यूनिवर्सिटी वीट्स। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज लेक्चर।